हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पिछली वीडियो में थर्ड चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे की प्रॉब्लम्स को करना है। तो अभी हम आते हैं, सबसे पहले सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं आज। सेकेंड प्रॉब्लम है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़ A1 on A2, B1 on B2, C1 on C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point or are parallel or coincident। तो हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 की हेल्प से कैसे फाइंड करें कि जो दो इक्वेशंस हैं वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर इंटरसेक्टिंग होती हैं या पैरेलल होती हैं या कोइंसिडेंट होती हैं। मैं आपको समझाता हूँ इन तीन प्रॉब्लम्स को, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स को, और आपको वो चीज़ें जो पिछले वीडियोस में बताई गई थी और भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हम कॉपी कर लेते हैं 5x - 4y + 8 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है और हमारे सामने सेकंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। फर्स्ट इक्वेशन से आपको A1 की वैल्यू मिल जाती है और B1 की वैल्यू मिल जाती है और C1 की वैल्यू मिल जाती है। A1 बोलते हैं x के कोएफिशिएंट को, मतलब ये 5 है। B1 बोलते हैं हम y के कोएफिशिएंट को, मतलब ये -4 है। और C1 बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म को, ये 8 हो गया। ठीक है जी, एक बार फिर देखिए, A1 B1 C1 आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिलेंगे। x की कोएफिशिएंट को हम a बोलते हैं, y के कोएफिशिएंट को हम b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं A2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। तो यहाँ पर 2 लिखा है, सो ये मिलने वाले हैं सेकंड इक्वेशन से। दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन। x के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो आप देख लें, इस तरह से आपके पास A1, A2, B1, B2, C1, C2 सभी की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। ठीक है जी, ओके। अब हमें ये बताना है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, जब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ आते हैं वो इंटरसेक्टिंग होते हैं या पैरेलल होते हैं या कोइंसिडेंट होते हैं। तो आप ऐसा करो, आप A1 upon A2 और B1 upon B2 और C1 upon C2 की वैल्यू फाइंड कर लो। ये रहा A1 और ये रहा A2। आप A1 upon A2 फाइंड कर लो। आप देखें, A1 की वैल्यू है 5 और B1 की वैल्यू है 7। A2 की वैल्यू है 7, तो A1 upon A2 करने पर क्या आता है, 5/7 आता है। अब आप B1 upon B2 कर लो। ये है B1 और ये है B2। B1 upon B2 मतलब -4/6, थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर -2/3 आ जाएगा। तो आपने देखा कि A1 upon A2 और B1 upon B2 की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, और जब भी A1 upon A2 और B1 upon B2 की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं तो ये जो इक्वेशंस होती हैं ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पर इंटरसेक्टिंग लाइंस देती हैं हमें। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया ना यहीं से, A1 upon A2 की वैल्यू और B1 upon B2 की वैल्यू डिफरेंट है। सो ये जो दो लाइन्स हैं ये रिप्रेजेंट करने वाली हैं ऐसी लाइन्स को जो इंटरसेक्टिंग होंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। इसके आगे आप सिर्फ ये लिख दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा एज A1 upon A2 एंड B1 upon B2 आर नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल का साइन है, तो हेंस जो लाइंस दी हुई हैं, जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो क्या हैं, वो इंटरसेक्टिंग है। हेंस द इक्वेशंस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके जी, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो ये बात आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो रही होगी। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पर। हमारी जो सेकेंड प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें 9x + 3y + 12 की वैल्यू 0 गिवन है और 18x + 6y + 24 = 0 गिवन है। चलिए पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2 पता कर लेते हैं। तो A1 की वैल्यू 9 है और B1 की वैल्यू 3 है और C1 की वैल्यू 12 है। A1 B1 C1 क्योंकि इनमें 1 लिखा हुआ है, सो ये फर्स्ट इक्वेशन से मिलेंगे। x के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। अब चलिए पता कर लेते हैं A2 B2 C2। तो A2 की वैल्यू होगी 18 और B2 की वैल्यू होगी 6 और C2 की वैल्यू होगी 24। क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, A2 B2 C2, तो ये सेकंड इक्वेशन से मिलेंगे। x के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप ये पता करना चाहते हो कि इक्वेशंस को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, तो इसके लिए आप A1 upon A2 की वैल्यू पता कर लीजिए। तो आप देखो A1 upon A2 की वैल्यू क्या आएगी,
A1/A2 की वैल्यू हो जाएगी, A1 की वैल्यू 9 है, A2 की वैल्यू 18 है, सॉल्व करने पर 1/2 आ गया। अब पता करते हैं B1/B2। B1/B2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू 6 है, मतलब 3/6, ये भी 1/2 आ गया। देखिए दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। ओके जी, ज़रा C1/C2 पता कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि ये लाइंस कैसी हैं। C1/C2 12/24 है, तो इन्हें सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आ गया। अरे A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 सभी की वैल्यू 1/2 1/2 1/2 है। जब तीनों वैल्यूज़ ये इक्वल हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है ये लाइंस कैसी हैं, को इंसिडेंट लाइंस हैं। तो चलिए इसके आगे आप लिख दीजिएगा एज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 आर इक्वल, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल आ गई हैं वैल्यूज़। हेंस जो ये लाइंस दी हुई हैं, जो ये इक्वेशंस दी हुई हैं, ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं कोइंसिडेंट लाइंस को। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह से आ जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर। हमारे सामने जो थर्ड प्रॉब्लम है इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक बार फिर फर्स्ट इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0 और सेकंड इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। A1 की वैल्यू 6 हो गई, B1 की वैल्यू -3 हो गई और C1 की वैल्यू 10 हो गई। A2 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू -1 है और C2 की वैल्यू 9 है। ओके जी, ये जितने भी 1 वाले हैं ये फर्स्ट इक्वेशन से मिले हैं और 2 वाले A2 B2 C2 सेकंड इक्वेशन से मिले हैं। ठीक है जी, अगर आप ये पता करना चाहते हो कि ये लाइंस कैसी होंगी तो आप A1/A2 फाइंड कर लीजिए। A1/A2, A1 मीन्स 6 और A2 मीन्स 2, 6/2 का मतलब 3 होता है। ठीक है जी, अब B1/B2 फाइंड कर लीजिए आप। तो B1 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू है -1, इन्हें सॉल्व करने पर 3 आ जाएगा। अब आप C1/C2 फाइंड कर लीजिए। तो C1 की वैल्यू है 10 और C2 की वैल्यू है 9, ये डिफरेंट आ रहा है। तो इस बार आपने देखा कि A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 डिफरेंट है। तो इसका मतलब होता है कि लाइंस पैरेलल होंगी। तो आप लिख दोगे एज A1/A2 एंड B1/B2 आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं बट ये डिफरेंट है, हेंस लाइंस आर पैरेलल। या फिर लिखेंगे हेंस दीज इक्वेशंस, जो ऊपर इक्वेशंस दी हुई हैं, दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, जो हम लोगों ने शुरुआत के वीडियोस देखे थे उन वीडियोस में मैं A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इनकी डिटेल जानने के लिए आप पिछले वीडियोस में जा सकते हैं। इससे पिछला वीडियो और उससे पिछले वीडियो में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप ऑर्डर में वीडियोस देखते हुए आएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियोस बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे और आपको मैथ ईजी लगेगी। चलिए जी, हमने सेकेंड प्रॉब्लम तो कर ली है, अब हम आने वाले हैं थर्ड प्रॉब्लम पर। ओके, देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम। ये देख लीजिए आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़ A1/A2 B1/B2 C1/C2 हमें फाइंड करना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं और कौन सी इनकंसिस्टेंट हैं। मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स हैं, तो पहले 2 पार्ट्स ये कर लेते हैं, फिर बाकी के 3 पार्ट्स भी करेंगे। ओके जी, तो पहले तो आपको ये बता दूँ, एक बार रिवाइज़ करवा दूँ, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो ये टकराती हैं एक जगह पर, तो इनका एक सॉल्यूशन होता है। जहाँ पर ये लाइंस मिलती हैं वहीं सॉल्यूशन होता है। यहाँ लाइंस मिल नहीं रही हैं सो नो सॉल्यूशन। ये इंटरसेक्ट करने पर एक पॉइंट पर मिलती हैं तो एक सॉल्यूशन होता है या यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पर मिल रही हैं, सो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हैं। जब 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने पर सॉल्यूशन मिलता है तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, अदरवाइज़ इनकंसिस्टेंट। तो ये है इनकंसिस्टेंट, ये है कंसिस्टेंट और ये है कंसिस्टेंट। तो चलिए हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब भी यूनिक या इनफाइनाइट मिलेगा, मतलब जब भी इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट मिलेगा तो फिर कंसिस्टेंट होगा, और जब पैरेलल होंगी लाइंस, मतलब जो नो सॉल्यूशन होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दे दी है, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना ईजी होगा। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, 3x + 2y = 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। अभी प्रॉब्लम ये है
कि ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हैं। ये जो 5 है ये इक्वल के लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। तो चलिए लेफ़्ट में भेज देते हैं। 3x + 2y - 5 = 0। इस 7 को आप भेज दीजिए लेफ़्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए पहले x वाला टर्म होना चाहिए, फिर y वाला टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, फिर इक्वल होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशंस नहीं थी, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। तो अब पता करिए a1 b1 c1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 2 है और c1 की वैल्यू -5 है। a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ से मिलेंगी। तो a2 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू -3 है और c2 की वैल्यू -7 है। ठीक है जी। ओके, अब पता करते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कैसी हैं। तो पहले a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू पता कर लीजिए, उसी से पता चलेगा। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसके आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, a1/a2 सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए जी, a1/a2 सॉल्व करना है हमें। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन को ज़रा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। a1/a2, a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 2 है, 3/2 आ गया। अब b1/b2 फाइंड कर लेते हैं। b1/b2 मतलब 2/-3, ये 2/-3 आ गया है। देख लीजिए आपको ये दोनों डिफरेंट मिल गए हैं। जब ये दो डिफरेंट मिल जाएँ तो इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आप इसके आगे लिख दो एज a1/a2 और b1/b2 कैसे हैं, नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, हेंस जब ये दोनों नहीं इक्वल होते हैं तो क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं। और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, इनके पास एक सॉल्यूशन है, और एक सॉल्यूशन का मतलब ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आप लिख दोगे हेंस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है जी। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर सुनिए, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस होने का मतलब है कि ये एक जगह पर टकराती हैं, एक जगह पर मिलती हैं, एक जगह पर इंटरसेक्ट होती हैं। तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है यही सॉल्यूशन होता है। तो इन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है ना, तो जब भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो तो वो कंसिस्टेंट होंगी, जब सॉल्यूशन नहीं होगा तब इनकंसिस्टेंट होंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x - 3y = 8 और फिर इक्वेशन है 4x - 6y = 9। ये इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इस 8 को होना चाहिए लेफ़्ट साइड में, तो लिखते हैं 2x - 3y - 8 = 0। यहाँ लिखते हैं 4x - 6y - 9 = 0। अब फाइंड कर लेते हैं a1 की वैल्यू और b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू। अब तक के समझते समझते आप a1 b1 c1 को समझ चुके होंगे। ठीक है जी। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 से निपटना हम जान चुके हैं। ओके जी। ओके जी, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब निकल आया। अब हमें ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसको ज़रा हटाते हैं और a1/a2 की वैल्यू पता कर लेते हैं। यहाँ a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, 2/4 रिड्यूस करने पर 1/2 आ जाएगा। अब b1/b2 की वैल्यू पता कर लेते हैं। b1/b2 मतलब -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 3/6, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स। ये लीजिए, ये भी 1/2 आ गया। दोनों आपस में इक्वल आ चुके हैं। अब c1/c2 फाइंड कर लेते हैं। c1 की वैल्यू -8 है और c2 की वैल्यू -9 है, वो डिफरेंट हो गए हैं। तो आपने देखा a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आए हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों 1/2 हैं। लेकिन c1/c2 डिफरेंट है। तो एज़ a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, इसमें ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये डिफरेंट हैं। तो जब कभी ऐसा हो कि ये इक्वल हो लेकिन वो डिफरेंट हो, इसका मतलब होता है लाइंस कैसी हैं, लाइंस हैं पैरेलल। एक लाइन ये होगी तो दूसरी लाइन ऐसी होगी, दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब होता है ये कहीं पर टच नहीं करते हैं एक दूसरे को, कहीं इंटरसेक्ट नहीं होता है, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तब होता है इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट है। हेंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में तो चल ही रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो ये देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट है। ओके, तो थर्ड पार्ट को इस बार मैं कॉपी करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3/2x है प्लस 5/3y है और इज़ इक्वल्स टू 7 है। आप 7 को भेज दो लेफ्ट साइड में तो -7 इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इस बार हमने कॉपी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में किया है, तो हमें आगे कम सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए 9x माइनस 10y, इस 14 को आप लेफ़्ट में भेजो तो ये -14 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 0। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले x वाला टर्म होना चाहिए, देन y वाला टर्म होना चाहिए, देन कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, देन इक्वल होना चाहिए, देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी, कांस्टेंट टर्म इक्वल के बाद नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप उसको चेंज करो। अब a1 b1 c1 की वैल्यू पता कर लेते हैं। a1 की वैल्यू 3/2 होगी और a2 की वैल्यू 5/3 होगी। सॉरी a2 की नहीं, ये b1 की वैल्यू है। और c1 की वैल्यू -7 होगी, a2 की वैल्यू 9 होगी, b2 की वैल्यू -10 होगी और c2 की वैल्यू -14 होगी। अगर आप फिर कंफ्यूज हो गए तो सुनिए, a1 b1 c1 इनमें 1 लिखा है ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से मिलेंगे। a2 b2 c2 इनमें 2 लिखा है ना, ये सेकंड इक्वेशन से मिलेंगे। अब x के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ x के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। चलिए जी, अब पता करते हैं a1/a2 की वैल्यू कितनी है। तो a1 की वैल्यू है 3/2 और ये है 9। इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, 9 ऑलरेडी नीचे है, 3 और ये कैंसिल होकर देखिए 1/6 आ जाएगा। ऊपर है 1, नीचे है 2 × 3 6 आ गया। तो a1/a2 की वैल्यू तो 1/6 आ गई है। ओके जी, अब पता करते हैं b1/b2 की वैल्यू। b1/b2, b1 की वैल्यू है 5/3 और b2 की वैल्यू है -10। इस 3 को नीचे भेज दीजिए, 5/3 और ये -10 भी नीचे आ गया। ठीक है जी, इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/-6 आ जाएगा। आप देख लो a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू डिफरेंट हो गई हैं। ये तो +1/6 है, वो तो -1/6 है, दोनों आपस में डिफरेंट हो गए ना। तो जब ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो इसका मतलब उनका एक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग इस तरह से दिखती हैं, एक जगह टकराती हैं तो एक सॉल्यूशन होगा। तो आप लिख दोगे एज a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, दोनों डिफरेंट हैं। सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग बनेंगी, मतलब उनका एक सॉल्यूशन होगा, और अगर सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं सेकंड लास्ट प्रॉब्लम पर। हमारे सामने फोर्थ है, तो पहले तो फोर्थ को स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉपी करिएगा। 5x माइनस 3y, इस इक्वल को लेफ्ट साइड में भेजिए, -11 इज इक्वल्स टू 0। इसे कॉपी करिए, -10x प्लस 6y और -22 को लेफ्ट में भेज देंगे तो +22 हो जाएगा। ठीक है जी। अब a1 की वैल्यू देख लीजिए क्या है, 5 है। इस बार हम कॉपी नहीं करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू -3 है, c1 की वैल्यू -11 है, a2 की वैल्यू -10 है, b2 की वैल्यू 6 है और c2 की वैल्यू 22 है। तो डायरेक्ट करते हैं, a1/a2 की वैल्यू हो जाएगी, a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू -10 है। ज़रा सिंप्लीफाई करिए, 1/-2 आ जाएगा, 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स और ये माइनस नीचे लगा रहेगा। ओके जी, अब पता करते हैं b1/b2। b1 यहाँ से मिलेगा क्योंकि 1 है ना, 1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन में आई है, तो y के कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं b1। b2 के लिए सेकंड इक्वेशन में आई है, तो 2 है ना, तो सेकंड इक्वेशन में आई है, और b है तो y के कोएफिशिएंट को ले लीजिए। इसको आप सॉल्व कर लो, ये 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स -1/2 आ जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। आप सोच रहे होगे यहाँ तो नेगेटिव साइन नीचे है और वहाँ तो नेगेटिव साइन ऊपर है, तो नेगेटिव साइन के ऊपर नीचे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे -1/2 इस तरह से लिखिए, चाहे -1/2 लिखिए, चाहे 1/-2 लिखिए, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है जी। अब आते हैं C1/C2 देख लेते हैं, ये तो दोनों आपस में इक्वल हैं। अब C1/C2 देख लेते हैं, C1/C2। देखिए C1 की वैल्यू है -11 और C2 की वैल्यू है 22। 11 1 टाइम्स 11 2 टाइम्स -1/2 आ गया। तो आपने देखा ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू तीनों आपस में इक्वल हैं। तो जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो कैसी लाइंस मिलती हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन गई है। इनके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो मतलब यहाँ पर सॉल्यूशंस हैं, सो ये कंसिस्टेंट है। तो आप लिखोगे एज a1/a2
और B1/B2 और C1/C2 सब आपस में इक्वल थे, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब लास्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश आप करिए, मेरी हेल्प मत लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, इसको भी ज़रा डायरेक्ट करते हैं। 4/3x प्लस 2y, 7 को भेज दीजिए लेफ्ट्स में तो ये हो जाएगा -7। ये है 2x प्लस 3y, 12 को भेज दीजिए लेफ्ट में तो ये है -12। ठीक है जी, 4/3x प्लस 2y, सॉरी a1 की वैल्यू देखिए 4/3 है, b1 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू -7 है, a2 b2 c2 की वैल्यू इधर से मिल जाएंगी। चलिए a1/b1 a2 करते हैं। a1 की वैल्यू 4/3 है और a2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो वो 2 यहीं साथ में नीचे लग जाता है। ये कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। अब हम फाइंड करते हैं b1/b2। देखिए बेटा b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू 3 है, ये दोनों आपस में इक्वल निकल आए। अब ज़रा पता करते हैं c1/c2। c1/c2, c1 की वैल्यू -7 है और c2 की वैल्यू -12 है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 7/12 बचेगा। तो इस तरह से ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, वो डिफरेंट रहेगा। तो एज़ a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल हैं, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, लाइंस कैसी हैं, लाइंस बन रही होंगी पैरेलल, और पैरेलल का मतलब ये है कि दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है जी, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये डिफरेंट है, इसका मतलब पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस कितनी जगह मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती हैं। तो जब कहीं नहीं मिलती हैं तो इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 0 सॉल्यूशंस होंगे, और 0 सॉल्यूशंस का मतलब दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो याद रखिएगा, जब भी मैं इसको इरेज कर देता हूँ और बताता हूँ कि पूरे क्वेश्चन को करने के बाद कंक्लूजन क्या निकला है। कंक्लूजन ये निकला है कि अगर पैरेलल लाइंस मिलती हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, या इनकंसिस्टेंट होता है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो एक सॉल्यूशन होता है और ये कंसिस्टेंट होता है। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और ये भी कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके जी, आई होप आपको ये क्लियर है। जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, 2 कर लिया है, 3 कर लिया है, लेकिन 4, 5, 6, 7 अभी भी बचा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। कोई डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग, फॉर सपोर्ट, फॉर सब्सक्राइबिंग, फॉर लाइकिंग, फॉर शेयरिंग।